हाँ जी, करें शुरू। कल हो गया था नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड और इसमें मैंने पूछ लिया, किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का डाउट नहीं है। जब भी नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग मेथड आए, अगर चलाकर बोले तो पहले चेक करना ऑब्वियसली कब कब आएगा ये, जब आपका इंस्टॉलमेंट और लीज रेंट का अमाउंट सेम होगा। और फिर आपको क्या बताना होगा, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ लीजिंग। बेनिफिट्स में क्या आएगा सर, लीज रेंट पे जो टैक्स सेविंग होता है वो हमारा बेनिफिट है। और कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट ओके, जो कॉस्ट हमको लग सकती है वो अब हमको इनकर नहीं होगी। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ लीजिंग में क्या क्या आएगा सर, लीज रेंट देना पड़ेगा, लेकिन लीज रेंट को डिस्काउंटिंग कौन सी रेट से करना है, प्री टैक्स है, ये याद रखना है, ताकि वो किसके बराबर आ जाएगा, लोन अमाउंट के बराबर आ जाएगा। और क्या क्या कॉस्ट लगनी है सर, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग नहीं होगा। और क्या होना है सर, सैलवेज वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बस सिंपल। और ये सब किसे, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ ब्रेक इवन लीज रेंटल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ, जो बड़ा एक टॉपिक है वो लास्ट है, बाकी तो एक क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग हटके आएगा, वो अलग बात है। ब्रेक इवन लीज रेंटल, अगेन सर ब्रेक इवन आ गया, पीछे नहीं छोड़ता, कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ब्रेक इवन, एफएम में आपने इंटर में पढ़ाया था फाइनेंशियल बीईपी, अगेन आ गया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब इन डिफरेंट सिचुएशन हो गया यहां पर। तो सर यहां पे ब्रेक इवन लीज रेंटल का मतलब क्या है, द ब्रेक इवन लीज रेंटल इज द रेंटल एट विच lesser is indifferent to a choice between lease financing and borrowing bond। lesser की जगह इसको क्या कर लो, लेसी कर लो। वैसे lesser और लेसी दोनों हो सकता है यहां पर, कैसे, यहां पर तो लेसी कर लीजिए आप इसको फिलहाल। सर यहां पर होगा क्या, लेसी एक तो लेता है लीज पर एसेट को, और दूसरा ले सकता है क्या, बोरो करके बाय कर सकता है। हमने अभी तक दोनों को कंपेयर किया था। अब यहां पर क्या होगा, हमें क्या बताना है सर, हमें लीज रेंटल का वो अमाउंट बताना है, लीज रेंटल का वो अमाउंट बताना है कि कितना लीज रेंट दें कि हमारे लिए ये सिचुएशन कैसी हो जाए, इनडिफरेंस पॉइंट की हो जाए। मतलब क्या हुआ, चाहे मैं बोरो करके बाय करूं, चाहे मैं लीज रेंट दूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को दोनों केसेस में कॉस्ट बराबर आना है। ओके, तो काम वही करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन लीज रेंट में इस बार लीज रेंट वाली कॉस्ट क्या रह जाएगी, एक्स। अब तक लीज रेंट क्या दिया हुआ रहता था, अपने को गिवन होता था। इस बार लीज रेंट अपने को पता करना है, और लीज रेंट को इसलिए अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ओके, और मेरे को क्या करना है, अल्टीमेटली दोनों का प्रेजेंट वैल्यू क्या ऑफ कैश आउटफ्लो क्या लेके आना है, बराबर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालते थे क्या आप लोग, हाँ सर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालते थे। किस में सर, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों ऑप्शन में निकाला करते थे, लीज में भी निकाला करते थे और बोरोइंग एंड बाइंग में भी करते थे। ओके, मैंने कहा अभी भी आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना है बोरो एंड बाइंग के अंदर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो लीज में निकालना है। लेकिन लीज का रेंट तो पता ही नहीं है, तो लीज रेंट को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। और मेरा टारगेट क्या है, दोनों के बीच में ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं, ये देखना चाहता हूं कि कितना लीज रेंट पे दोनों के केस में कॉस्टिंग क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। तो एक इक्वेशन बना लेंगे, दोनों का कॉस्ट को बराबर रख लिया जाएगा और लीज रेंट को एक्स मानते हुए सॉल्व कर दिया जाएगा। कर पाएंगे क्या, सेम वही प्रोसेस है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे पहले निकाला करते थे, और सेम वही लीज रेंट में, बस लीज रेंट को एक्स मान लेना, बाद में दोनों को बराबर रख देना और एक्स का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। ओके सर, हाँ शिवानी। लेसी के केस में भी क्या लिखा मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, अगर लेसी है तो लीज पे लेगा, चाहे बोरो करके बाय करेगा, दोनों में आउटफ्लो होगा, दोनों को बराबर रख देना। सर लेसी के केस में तो ऐसा है, लेसर में ये सब क्या चक्कर है, देखा लेसर के केस में क्या चक्कर है, मान लो तुम मेरे पास आए और तुमने कहा सर हमें ये एसेट लीज पे दे दो, मेरा काम है लीज पे एसेट को देना, बट मेरे पास अभी तक वो एसेट मैंने खरीदी नहीं रखी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं वो एसेट खरीदूंगा, फिर आपको लीज पे दूंगा, राइट।
तो मैं खरीदूंगा और फिर लीज पे दूंगा, तो लीज पे दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, लीज पे लीज रेंट मिलेगा, दैट इज कैश इनफ्लो। तो मैं आपसे लीज रेंट कलेक्ट करूंगा और मेरे को तो एसेट खरीदनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए मेरा पैसा लगेगा, तो कैश आउटफ्लो। तो बाय करूंगा तब तो सेम चीज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द बाइंग ऑप्शन। बस इस बार क्या बोल दूंगा, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, जो लीज रेंट आपके लिए आउटफ्लो है वही लीज रेंट मेरे लिए क्या हो गया, इनफ्लो हो गया, कुछ नहीं, नाम बदल गया, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि भैया लीज पे ले या बोरो बाय करे, तो दोनों में आउटफ्लो आउटफ्लो हो गया। और अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या होगा, लीज तो हो गया इनफ्लो और बाइंग हो गया आउटफ्लो। अल्टीमेटली मुझे क्या पता करना है, मैं ये पता करना चाहता हूं लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं इनको कितना लीज पे दूं कि मेरा वो बाइंग वाला कॉस्ट कवर हो जाए। मैं बाय करके तुमको लीज पे दे रहा हूं, तो एटलीस्ट कितना लीज रेंट तुमसे कलेक्ट करूं कि मेरा बाइंग वाला जो मेरे को कॉस्ट लग रहा है वो मैं तुमसे कवर कर लूं, कि एटलीस्ट मुझे तुमसे इतना तो कवर करना ही होगा लीज रेंट, उससे ज्यादा कलेक्ट करूंगा तो मेरा फायदा होगा। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है क्वेश्चन और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, अपनी थीम सेम रहने वाली, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। बस एक जगह लेसर के केस में हम आउटफ्लो की जगह क्या लिख देंगे, इनफ्लो लिख देंगे, और क्या होगा बस। हाँ, उसके पास पहले से एसेट है तो वो क्वेश्चन देंगे ही नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन देंगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो उसको सिर्फ लीज पे देना है, ब्रेक इवन किसका करूं मैं फिर, ठीक है। ओके, और कोई डाउट नहीं? चलिए सर फिर करें क्वेश्चन, जो पढ़ा हुआ है सेम वैसा ही करना है। ओके, बस लीज एंड को क्या मान लेंगे, एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फेयर फाइनेंस अ लीजिंग कंपनी। ओके, पहला ही क्वेश्चन जिसमें लीजिंग कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। फेयर फाइनेंस अ लीजिंग कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड बाय अ, इसके पास कौन पहुंचा, अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटेंडिंग टू एक्वायर अ मशीन, और इस कस्टमर को क्या चाहिए, मशीन चाहिए, जिसका कैश डाउन प्राइस, बोले तो अगर ये मार्केट में खरीदने जाएगा तो 3 करोड़ रुपए लगेंगे। द कस्टमर इन ऑर्डर टू लीवरेज हिज टैक्स पोजीशन, कस्टमर चाहता है कि भैया टैक्स का भी फायदा उठाऊं, हैज रिक्वेस्टेड अ कोड फॉर अ 3-year लीज विद रेंटल पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, बट in a diminishing manner such that they are in the ratio of 3:2:1। स्टार्टिंग ईयर्स में लीज रेंट ज्यादा देंगे ताकि क्या होगा, स्टार्टिंग ईयर में टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये बंदा आया और इस बंदे ने उस लीजिंग कंपनी को बोला कि भैया एक काम करो कि आप मुझे 3 साल की लीज पे एसेट दे दोगे, ये मैं रेंट दूंगा कब, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर दूंगा, और कैसे दूंगा, 3:1 की रेशियो में दूंगा, तो 3x 2x और x। ओके, डेप्रिसिएशन कैन बी एज्यूम टू बी ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। ओके, डेप्रिसिएशन जो आपको कंसीडर करना होगा, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग देखेंगे ना, तो वो कैसे कंसीडर करोगे, एसएलएम। फेयर फाइनेंस उस लेसर का जो लीजिंग कंपनी है उसका टैक्स रेट कितना है, 35, क्योंकि डिसीजन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, उसका टैक्स रेट कितना, 35%। द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर फेयर फाइनेंस ऑन द ट्रांजेक्शन इज, ओके, डिस्काउंटिंग रेट भी दे रखा है, रिटर्न कितना कमाना चाहती है वो, 12%, तो हम डिस्काउंटिंग भी किससे करेंगे, 12% से करेंगे। कर पाएंगे? चलिए ट्राई करते हैं सर। सर पूछा क्या है, हाँ जी सर पूछा क्या, ये तो ठंड लग रही है तो उसको कर लो। हाँ हाँ जी, तो कैसे होगा सर, सर कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कुछ पूछा है क्या, नहीं सर, बस ये तो स्टोरी सुना दिया, टैक्स पोजीशन वगैरह, लीवरेज लीज पे दे देगा, डेप्रिसिएशन कैन बी एज्यूम्ड दिस, कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंटल, कैलकुलेट ब्रेक इवन लीज रेंटल। ओके, चलिए देखो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4।
अपने को सिंपली क्या करना है, दोनों आउटफ्लो को बराबर लेके आना है ना, तो कर लेते हैं दोनों आउटफ्लो को बराबर। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं सर, कॉस्ट ऑफ मशीन 3 करोड़ है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द बाइंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन बाइंग ऑप्शन। ओके, इन बाइंग, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, इन बाइंग, क्योंकि इसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना, ये तो सोच रहा है कि मैं बाय करके लीज पे दूंगा, तो एटलीस्ट कितना लीज कलेक्ट करूं। हाँ जी, लेसर है, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, फेयर फाइनेंस। ओके, तो क्या लगेगा सर इसके पास से, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 3 करोड़। हाँ जी 3 करोड़, 3 करोड़ बोले तो 300 लाख लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकते हैं। क्या मैं बोरो करके बाय कर रहा हूं या मैं डायरेक्ट बाय कर रहा हूं, डायरेक्ट बाय कर रहा हूं, क्योंकि बोरो का तो सीन दे ही नहीं रखा। ओके, डायरेक्ट अगर मैं बाय करूंगा तो मेरे पास से क्या लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना, 300 लाख, 3 करोड़ मतलब 300 लाख। और क्या होगा सर, टैक्स सेविंग होगी डेप्रिसिएशन पे। हाँ, और क्या होगा सर, अगर मैं एसेट खरीदूंगा तो क्या होगा, कुछ फायदा मिलेगा मेरे को, टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। किसका टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, डेप्रिसिएशन का, तो लेस कर दो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का भी टैक्स सेविंग मिलेगा क्या, बोलो। नहीं सर, अगर हम बोरो ही नहीं कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहे हैं तो उसका टैक्स सेविंग भी नहीं होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, डेप्रिसिएशन कितना, 300 लाख की एसेट है, क्या कोई सेल्वेज वैल्यू है क्या, चेक करो। सर कोई सेल्वेज वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है। लाइफ कितनी है, 3 साल की लीज ले रहे तो हम ये मान लेते हैं कि एसेट की लाइफ भी कितनी होगी, फिर 3 साल ही होगी। ओके, तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 3 साल, हर साल 100 लाख का डेप्रिसिएशन। हाँ ऑनलाइन वालों, ओके 100 लाख का डेप्रिसिएशन, ठीक है अनुष्का। अब 100 लाख का डेप्रिसिएशन में तुमको टैक्स सेविंग होगा, टैक्स का रेट कितना दे रखा है, 35%। ओके 35% इनटू हर साल का टैक्स सेविंग आ गया। अब आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यूमुलेटिव फैक्टर कौन सी रेट सर, कौन सी रेट, 12%। बताना जरा क्यूमुलेटिव फैक्टर कितना आ रहा है, 2.40, 1 के आगे 8 तो 2 कर दूं, 2.402। ओके, कितना हुआ, 60.03। श्योर ना, सर ये डिस्काउंटिंग अपन 12% से करेंगे फिर टैक्स रेट को एडजस्ट करके करेंगे। नहीं 12% डायरेक्ट, ऑलरेडी जो दे रखा है टारगेट रिटर्न 12%। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है, तो डिस्काउंटिंग ऑब्वियसली उसी रेट से करोगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, 84.07, 84.07। ओके, और कोई फायदा नहीं सर, हमने बाय कर लिया, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कोई सेल्वेज वैल्यू, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोला सेल्वेज वैल्यू के लिए। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन द बाइंग ऑप्शन, आप ऑब्वियसली जब आप बाय करोगे तो आपका आउटफ्लो कितना रहने वाला है, 300 माइनस 84.07, 215.93, 215.93।
और तो कुछ नहीं लग रहा, नहीं सर बाइंग कर रहे हैं तो कॉस्ट लग रही है और डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग हो जाएगा। कल तक हम क्या कर रहे थे, वो सेल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू भी देख रहे थे, है ही नहीं। इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग भी देख रहे थे, है ही नहीं। इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। ठीक है, नाउ अब आप लीज कैसे कलेक्ट करोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज, लीज पे दोगे तो आपका कैश इनफ्लो। लीज हर साल क्या है, रेंट अलग अलग है, तो कैसे करेंगे सर? ईयर, हाँ लीज रेंट। लीज रेंट पे क्या होगा, अगर आपको रिसीव होगा तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ सर, टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके, टैक्स एट द रेट 35%। तो ये क्या आ जाएगा अब अपने पास, लीज रेंट आफ्टर टैक्स। आप डायरेक्ट भी लीज रेंट इंटू 1 माइनस टी कर सकते हो। यह आ जाएगा आपके पास लीज रेंट आफ्टर टैक्स। और फिर आपको क्या करना होगा, हाँ जी, टैक्स का रेट 35% था ना, हाँ। और प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट से, 12%। और फिर क्या कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितना कितना आएगा। मैंने कहा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लीज रेंट कितना कितना बोला उसने, 3:1 की रेशियो में ना, तो 3x 2x x। टैक्स 35% देना पड़ेगा, तो 3 का 35% कितना होता है, 1.05x। 2 का 35%, ओके, और 1 का 35% 0.35। तो आफ्टर टैक्स कितना होगा, हाँ इशिका, आफ्टर टैक्स कितना, 1.95। हाँ डायरेक्ट 65 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 1.30 और 0.65x। आप चाहते तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, लीज रेंट आफ्टर टैक्स ले सकते थे, लीज रेंट इंटू 1 माइनस टी का एक कॉलम बना सकते थे, राइट। और लीज रेंट इंटू 1 माइनस टी करके डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। प्रेजेंटेशन का तरीका है, जैसे जैसे दिमाग में क्लिक हो वैसे आप कर सकते हैं। पी फैक्टर लगाओ, 12% से अलग अलग, और प्रेजेंट वैल्यू मुझे बता दो फाइनली कितना आ रहा है। मैं भी एक बार इसमें ओपन कर लेता हूं ताकि देख सकूं कि तुम सही कर रहे हो ना। ओके इशिका, इशिका और राशिका दोनों का अलग अलग आ रहा है। तुम्हारा तीसरा आ रहा है, तुम्हारा और अलग आ रहा है, ऐसे कैसे? अच्छा आसपास ही है क्या, उसने 4 बोला। अभी देख, अभी रुको, थ्री पॉइंट टू फोर 025 करेक्ट, 3.24025 करेक्ट है। हाँ जी, 3.4224 सॉरी 3.24025x। हाँ जी, ओके शिवानी, ओके अनुष्का, करेक्ट है। बाकी सब लोग एक बार देख लो, चेक कर लो, किसी के अगर अलग आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हाँ, 1/1.12 करने से कितना आ रहा है, वहां पे भी आपने ये लिया होगा। हाँ, अलग अलग लेना होगा, ठीक है, जो भी आ रहा होगा। पी फैक्टर लिखवा दो एक बार,
अलग अलग मुझे 0.893 797 712 ओके ठीक है। हाँ तो सबके आ गया होगा आई थिंक। चलिए तो अब अपने को क्या करना है सर, अब अपने देख लिया कि लीज एंड में अपने को इनफ्लो इतना इतना होगा और अपने को क्या करना है, अब दोनों को बराबर लेके आना है, तो कर दो बराबर। हाँ जी हेंस 3.24025 x is equals to 215.93 lakh. Done. So x equals to 215.93 lakh डिवाइड बाय 3.24025। सर आपने ये क्या किया, दोनों को बराबर क्यों किया? अरे भैया दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा। ये मेरी क्या है सर, ये मेरी कॉस्ट है और ये क्या है मेरा, ये मेरा इनकम मान लो, इनफ्लो मान लो, ठीक है। तो मुझे को क्या करना है, कम से कम इतना कमा लेना है कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, तो वो लीज रेंट मैं पता कर रहा हूं। सो मेरा वो लीज रेंट एक्स वैल्यू कितना आने वाला है 66.64 लाख। ओके जी $66.64 तो खुश ध्यान से 66.64 ओके अनुष्का राशिका इशिका दिव्या करेक्ट है। अब x का वैल्यू आ गया अपने पास, तो आगे का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी हेंस सो फाइनली सो लीज रेंट टू बी चार्ज्ड फॉर ब्रेक इवन, लीज रेंट टू बी चार्ज फॉर ब्रेक इवन कितना, ईयर 1 2 3 कितना कितना लीज रेंट जाएगा? हाँ जी सर पहले था 3x, सो 3 इंटू 66.64 कितना बताया? 199.92 ओके ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन इशिका ने कहा डायरेक्ट 200 ठीक है। और दूसरा 2x इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू कितना 66.64 कितना आएगा 133.28 ओके। और नेक्स्ट तो पता ही है क्या है x, और x कितना है 66.64 लाख। बोलो समझ में आया क्या? कुछ मुश्किल नहीं था, कुछ अलग नहीं था, सिंपली क्या करना था, लीज रेंट को x मान लेना था और वही काम करना है जो अपन 2-3 दिन से करते जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। ऑनलाइन वालों समझ में आया क्या? हाँ जी आप इसमें ब्रेक इवन भी बोल सकते थे, आप ये भी बोल सकते थे, अगले ने बोला कि वो क्या कमाना चाहता है 12% कमाना चाहता है, तो 12% हमारा डिजायर्ड रेट हो गया, तो 12% कमाने के लिए अपने को कम से कम इतना लीज रेंट चार्ज करना पड़ेगा। तो आप जरूरी यहाँ पे ऐसा लिखें फॉर ब्रेक इवन, आप लिख सकते हैं सो लीज रेंट टू बी चार्ज फॉर 12% टारगेट रिटर्न, सो फॉर 12% टारगेट रिटर्न ऐसा भी लिखा जा सकता है। बस ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रिटर्न रहेगा ही, ब्रेक इवन के लिए भी कोई ना कोई रेट तो दी भी रहेगी ही रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो 12% टारगेट रिटर्न ओके जी डन ओके मोनिका अनुष्का राशिका डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन कौन सा रुकना है किसी ने, हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, अभी चालू कर दें। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, Elite Builders has been approached by a foreign embassy
to build for it a block of 6 flat to be used as a guest house. Okay, तो Elite Brothers has been approached. कौन आया? फॉरेन एम्बेसी. क्यों आया? टू बिल्ड फॉर अ कितना 6 फ्लैट्स टू बी यूज्ड एज, कुछ भी यूज करो मेरे को क्या मतलब है, गेस्ट हाउस. एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉरेन एम्बेसी वुड प्रोवाइड, क्या करेगा? Elite बिल्डर्स द प्लान एंड द लैंड. अच्छा, फॉरेन एम्बेसी खुद क्या करवाएगा? लैंड प्रोवाइड करवाएगा 25 लाख रुपए का. तो उसके लिए Elite बिल्डर्स को खर्चा करने की जरूरत नहीं है. Elite बिल्डर्स क्या करेगा? वुड बिल्ड द फ्लैट एट देयर ऑन कॉस्ट. अच्छा, वो उस पर फ्लैट बनवाएगा Elite बिल्डर्स एंड लीज देम टू द फॉरेन एम्बेसी फॉर 15 ईयर्स. ओके, लीज पर देना है कितने साल के लिए? 15 साल के लिए. ठीक है, 15 साल का क्वेश्चन है. हाँ, एट द एंड ऑफ विच द फ्लैट विल बी ट्रांसफर टू द फॉरेन एम्बेसी. और 15 साल बाद लीज पर देने के बाद वो फ्लैट एक्चुअली ट्रांसफर किसको हो जाने हैं? फॉरेन एम्बेसी को ही हो जाना है. फाइनेंस लीज पढ़ा है कभी? फाइनेंस लीज में ऐसे ही होता है, लीज पे दिया और आफ्टर द लीज टर्म वो एसेट लेसी को ही ट्रांसफर हो जाती है. ओके, फॉर ए नॉमिनल वैल्यू. लेकिन यहां पर आप उससे कितना चार्ज कर रहे हो? ओके, 8 लाख रुपए. तो ये 8 लाख रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे पास? हाँ जी सर, ये 8 लाख रुपए हमारे पास आएंगे. किसके पास? Elite बिल्डर्स के पास. Elite बिल्डर्स एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब वो फ्लैट बनाएगा तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है? एरिया पर फ्लैट, हर फ्लैट का एरिया कितना है? 1000 स्क्वायर फीट है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितने आने वाली है? 400 रुपए पर स्क्वायर फीट. तो 1000 इंटू 400 कितना हो रहा है? 1000 इंटू 400 4 लाख. ओके, पर फ्लैट का है ना ये, तो पर फ्लैट का 4 लाख है, तो 6 फ्लैट का कितना हो जाएगा? 24 लाख. ओके, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट भी लगने वाली है. कितनी लगने वाली है? 2.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 24 लाख था और 24 लाख का क्या लगने वाला है? 2.5% रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी लगने वाला. मैं कहा सर कंस्ट्रक्शन तो धीरे धीरे होगा, तो कॉस्ट भी क्या धीरे धीरे लगेगी? मैं कहा हाँ, लगनी तो धीरे धीरे ही चाहिए भैया, पैसा तो धीरे धीरे जा रहा है. तो ऐसा तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार आउटफ्लो होगा. मैंने कहा हाँ होगा तो होगा, बार बार प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और क्या दिक्कत है. Elite बिल्डर्स विल ऑल्सो, इनका क्या खर्चा लग रहा है? 4 लाख रुपए का और खर्चा लग रहा है. कौन से ईयर में? 14th और 15th ईयर में. किसके रिगार्डिंग? रिपेयर के रिगार्डिंग. ओके, तो ये खर्चा भी कंसिडर कर लेंगे. तो जब जब आउटफ्लो हो रहेगा तब तक अपन उसका प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर लेंगे कि भैया अगर हम उसको लीज पे देते हैं तो हमारे पास से क्या क्या खर्चा हो रहा है. कंस्ट्रक्शन का लग रहा है, रजिस्ट्रेशन का लग रहा है, रिपेयरिंग का लग रहा है, और लेकिन हाँ 15 साल बाद हमको मिल कितना जाएगा? 8 लाख रुपया मिल जाएगा. ओके, और जो लीज रेंट के लेंगे वो अलग है, लीज रेंट के लेंगे वो अलग है. ठीक है. Elite बिल्डर्स प्रपोजेस टू चार्ज द लीज रेंट. अच्छा, लीज रेंट कैसे चार्ज करना है? पहले 1 से 5 साल नॉर्मल, 6 से 10 साल नॉर्मल का 120%, 11 से 15वें साल में नॉर्मल का 150%. मैं कहा क्या करें? मैं कहा नॉर्मल को मान लो क्या x, 6 to 10th ईयर में कितना चार्ज करोगे? 1.20x, और 11 से 15th ईयर में क्या चार्ज करोगे? नॉर्मल का 150%, तो 1.50x. पूरा केस स्टडी चलता है, ठीक है ना, पूरा केस स्टडी. कल मेरी बात हो रही थी एक जन से, ठीक है, तो उसके पास यही काम आया अभी कि लीज पे दें, या उसके ऑफिसर जो भी हैं उनके साथ में उन्होंने उसको ये टास्क दिया कि लीज पे लें या बाय करें. इसकी पूरी आपको थीम बनानी है. तो डिस्कशन हुआ था हमारा. तो मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है आपके ऑब्वियसली. तो कभी आप किसी कंपनी में गए, ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपको बोला गया कि अब देखो ये प्रॉपर्टी अपने को या तो लीज पे लेनी है या बोरो करनी है, बताओ क्या करें? तो ऐसा सीन आएगा. ठीक है, 25 लाख नहीं, 25 लाख तो क्या हो रहा है? लैंड तो क्या हो रहा है? हाँ, फॉरेन एम्बेसी प्रोवाइड करवा रहा है Elite बिल्डर्स को. तो Elite बिल्डर्स का खर्चा तो लग ही नहीं रहा है ना, वो तो फॉरेन एम्बेसी दे रहे, अपने को कोई टेंशन नहीं, अपनी नहीं. Elite बिल्डर्स के पास से कॉस्ट नहीं जा रही है, अपना झंझट नहीं है. ठीक है, ओके.
आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, एलाइट बिल्डर्स प्रेजेंट टैक्स रेट कितना, टैक्स रेट बोल रहे हैं 35%, विच इज लाइकली टू बी द सेम इन द फ्यूचर। आगे भी 35% ऐसा मान के तो चलना पड़ेगा ना, 15 साल में भी अपने को कितना पड़ने वाला है 35%। The full cost of construction and registration will be written off over 15 years. अच्छा, point to be noted. The full cost will be written off. Highlight कर देना. Over the 15 years. सर ऐसा क्यों हाईलाइट क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा सुनो, ऐसे क्या लग रहा था मेरे को लग रहा था कि मेरे को कितना मिल जाएगा, 8 लाख रुपए सेल्वेज वैल्यू। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाता तो कैसे लगता, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय फिर यूजफुल लाइफ। लेकिन उसने क्या कहा, क्वेश्चन वाले ने पूरी की पूरी कॉस्ट को राइट ऑफ कर देना है आपको, पूरी की पूरी कॉस्ट को राइट ऑफ कर देना है आपको, 8 लाख सेल्वेज वैल्यू कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो 15 साल में हम जितना भी कॉस्ट है वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का, रजिस्ट्रेशन का, वो फुल्ली डेप्रिशिएट कर देंगे। यूनिफॉर्म रेट बोले तो SLM, एंड विल बी अलाउड फॉर द टैक्स पर्पस। नाउ फिर क्या करना है, आपको बोला डिजायर्ड रेट कितना रखना, 10% रखना। रेंटल एंड रिपेयर विल अराइज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है खर्चा जो भी होता है, चाहे लीज रेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, चाहे रिपेयर का खर्चा आप कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। और मजे की बात, बच गए हम लोग, कंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट विल बी इनकर्ड एट द टाइम 0। मैं बोल रहा था ना कि कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा थोड़ा करके लगेगा, तो खर्चा थोड़ा थोड़ा करके होगा। तो इसने अपना क्वेश्चन आसान कर दिया। इसने कहा ये जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा लग रहा है ना, आप तो ये मान लेना कि ये कब लग रहा है, एट द टाइम 0, मतलब आज प्रेजेंट। वो जो 24 लाख रुपए लगेंगे ना, वो आज लग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन आज ही कंसिडर कर लेना उसको। ऐसा मत मानना कि थोड़ा थोड़ा करके लग रहा है और बस अपने को भी उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लाना, नो, नहीं लाना। ओके, हो गया क्वेश्चन, डन, करें शुरू। चलिए, लेसर के टर्म में हो गया, क्योंकि वो आ रहा है और कह रहा है कि आप हमको बना के दे दो। लाइट बिल्डर्स को बोला जा रहा है कि आप हमको बना के, अपने पास लेसी के टर्म्स में तो ऐसा होता है ना कि लीज पे लूं या बाय करूं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि लीज पे लूं या बाय करूं, यहाँ पे तो इलाइट बिल्डर्स को बोला जा रहा है कि देखो जी आप हमें लीज पे दे दो और आपकी कॉस्ट ये वगैरह आएंगी। तो अब इलाइट बिल्डर्स जो है वो कंसिडर करेगा कि मैं इसको बनाकर लीज पे दूं तो एटलीस्ट कितना लीज रेंट कलेक्ट करो, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल है, करें क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नॉर्मल लीज रेंट पर एनम पर फ्लैट। हर फ्लैट का हर साल का कॉस्ट नॉर्मल लीज रेंटल बताना है। फॉर योर एक्सरसाइज यू में एज्यूम, ये अपन ने देख ही लिया था। हाँ ऋषिता क्या बोल रहे हो, तुमको 25 लाख कंसिडर करने हैं क्या? क्या ये इलाइट बिल्डर्स की कॉस्ट है क्या? लैंड हम देंगे आपको, आप उस पर बिल्डिंग बना के दे दो। लैंड हम देंगे आपको, आप उस पर क्या कर दो, बिल्डिंग बना कर दे दो। तो बिल्डिंग बना फ्लैट बनाने की कॉस्ट आएगी ना, बस उसके बदले में आप हमसे लीज रेंट ले लेना। ये 25 लाख इलाइट बिल्डर्स का खर्चा नहीं है, आप हम आपको दे रहे हैं तो ये आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। डन, ओके, तो चलिए करते हैं। ओके जी रशिका, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो वही काम करना है सर जो पहले किया था, तो करते हैं चलो। इलाइट बिल्डर्स, पहले क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू किसका, कैश आउटफ्लो लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या क्या लग रहा है सर हमारे पास से, लिखते चलते हैं फटाफट से। सर हमारे पास है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, तो लिखो कंस्ट्रक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितना लगेगा सर? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का ऐसा है कि 6 फ्लैट हैं, हर एक फ्लैट का 1000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट है जगह स्पेस, और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी है? 400 रुपए पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर सर 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, हर एक स्क्वायर फीट की खर्चा 400 रुपया पर स्क्वायर फीट, और एक फ्लैट का इतना, तो 6 फ्लैट का कितना? 6 फ्लैट्स कितना हुआ? 24 लाख, 24 लाख। ओके सर, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और क्या लगेगा आपके अकॉर्डिंग? रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट। ये कब लग रही है सारी? क्या मान लिया था हमने एट द टाइम? 0, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट कितना लग रहा था सर? 2.5% ना? ओके, तो 24 लाख का 2.5% 24 लाख 2.5% होता है ऋषिता। ओके, कितना? 60,000। अच्छा, 2.5 समझ गई आजकल? अच्छा, देख लिया था, ठीक है। ओके, ऑनलाइन 60,000। ओके दिव्या, राशि का 60,000 रुपए। फिर इसके बाद और क्या लगेगा? रिपेयरिंग का खर्चा। रिपेयरिंग का खर्चा कब लग रहा है? आज लग रहा है या बाद में? 14th और 15th ईयर में। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा उसका? यस, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट कितना कितना? 14th ईयर का और 15th ईयर का अलग अलग लिखूं। 14th ईयर और 15th ईयर सर कितना कितना लग रहा है रिपेयर का खर्चा? 4 लाख रुपए। ओके, और हमारी डिस्काउंटिंग रेट कौन सी है? सर हमारी डिस्काउंटिंग रेट, जो हमारी डिजायर्ड रेट है, 10%। जरा देखना 10% से 14 साल और 15वें साल का पी फैक्टर कितना आ रहा है? चार लाख 14वें साल का, 14th ईयर का कितना? 0.263। ओके, और 15th ईयर का 0.239। ओके, ठीक है जी। अनुष्का, राशिका, दिव्या, ओके करेक्ट है। अच्छा, क्या 4 लाख को ही ले लोगे या इस पर आपको टैक्स सेविंग भी होने वाला था? सर इस पर तो डेप्रीशिएशन मिल जाना है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, इस पर भी अपने को ऑब्वियसली, ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है, तो इस पर भी अपने को डेप्रीशिएशन मिल जाना है। बचपन में पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग जब खरीदते हैं तो जो भी खर्चा लगता है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट होता है। यहां पे तो वो कंसेप्ट लगा दोगे। ये जो 14th और 15th ईयर में रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो ये खर्चा कैसा लेना चाहिए अपने को? आफ्टर टैक्स। तो जब इसको आफ्टर टैक्स करोगे तो टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट 35%। चेक कर लो एक बार। हाँ जी, टैक्स रेट है 35%। ओके, तो इसको क्या करोगे? इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस 0.35। अब देखो कितना आ रहा है। 6, एक बार वापस बताओगे? 68,380। ओके, 62,140। ओके, तो जब कभी भी खर्चा अगर अपने को आफ्टर टैक्स लेना हो ऑब्वियसली तो उसको जरूर ध्यान में रखें।
6214068380। ओके, राशिका मोनिका टोटल बता दिया क्या? हाँ यस सर। ओके 68380। ओके राशिका, दिव्या, मोनिका, और 62140 डन। सर और क्या है? देखो हमने खर्चे को कंसीडर करना है, सिंपली आउटफ्लो को तो देखना है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, रजिस्ट्रेशन का हो गया, रिपेयरिंग का हो गया। रिपेयरिंग की कॉस्ट पे हमको पता चला कि अच्छा सर टैक्स सेविंग भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिस पर आपको टैक्स सेविंग मिलने का चांस है, ऑब्वियसली मिलेगा, तो हमेशा उस खर्चे को क्या लेना होता है? आफ्टर टैक्स लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाने के लिए कोई रेवेन्यू तो है नहीं, तो खर्चे को ही अपने को आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। अच्छा रेवेन्यू होता है तब कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि रेवेन्यू में से खर्चा क्या होता है अपने आप लेस हो जाता है, तो पीबीटी आ जाता है, और पीबीटी पर क्या होता है? टैक्स लग जाता है, तो अपने आप ही खर्चे अपने आप आफ्टर टैक्स हो जाते हैं। बट यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। चलो और क्या करोगे सर? हाँ सर, डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग होगा, तो माइनस कर देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन द डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कितना सर? 24 लाख रुपए तो फ्लैट का कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। 60,000 रुपए उसका रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट है, माइनस सेल्वेज वैल्यू करना है क्या? नहीं, उसने क्या बोला था? फुल कॉस्ट टू बी डेप्रिशिएटेड। कितने सालों में? 15 सालों में फुल डेप्रिशिएशन लगना है। ये लो जी सर, डेप्रिशिएशन का अमाउंट तो आ गया। इस पर टैक्स सेविंग कितना? 35%। और अब क्यूमुलेटिव करो, 15 सालों का क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है? पी फैक्टर 15 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर कितना आ रहा है? 7 पॉइंट नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। क्यूमुलेटिव मोनिका करेक्ट है, राशिका करेक्ट है, 7.606। बाकी के लोग भी देख लो एक बार। 7.606 क्यूमुलेटिव क्यों किया सर? डेप्रिशिएशन तो हर साल लगना है, तो टैक्स सेविंग भी हर साल होनी है। अब हर साल होनी है तो ऑब्वियसली क्या लिया जाएगा? हर साल सेम होनी है ना। अगर मान लो यहाँ पे डेप्रिशिएशन WDV से लग जाता तब तो बहुत मुश्किल हो जाती। हर साल का डेप्रिशिएशन अलग निकालना पड़ता, हर साल का टैक्स सेविंग अलग देना पड़ता, और हर साल का पी फैक्टर भी फिर अलग अलग देखना पड़ता। ओके, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके देखो। 436, कोई बात नहीं, वो 585। वापस चेक करो, वापस चेक करो। या तो 4 ले लो या 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 438,110 नहीं खुश। 436,585, 584 करो, 5 करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो खुश एक बार वापस चेक करो गलती क्यों हो रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर क्यों आया। बाकी सब सही है, आ गया सर। ओके, बाकी भावना, ईशिका, मोनिका, राशिका करेक्ट है सब। हाँ सब, अनुष्का, दिव्या, सबने आंसर किया, वेरी गुड। ओके सर, ये भी हो गया। और क्या मिलेगा बोलो फटाफट से? और कुछ फायदा वायदा है क्या यहाँ पर? बोलो। ओके शिवानी, और कुछ फायदा वायदा? कुछ आउटफ्लो, कुछ इनफ्लो? सर अगर हमने खरीदा और लीज पे दिया तो हमको 15 साल बाद वो 8 लाख रुपए भी तो मिलेंगे, तो उसको भी तो लिखो, माइनस करो। क्या नाम तुम्हारा? ऋषिता। कंसिडर क्या नहीं किया था? लैंड 25 लाख का। लेकिन फॉरेन एम्बेसी ने क्या कहा? वो फ्लैट जब हमको आप 15 साल बाद दे दोगे ना, तो वो कितना रुपया देंगे हम आपको? 8 लाख रुपए। तो ये भी तो इनफ्लो है कि नहीं है? अच्छा, डेप्रिसिएशन में क्यों नहीं कंसिडर किया था? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन वाले ने बोला था कि फुल कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, इसलिए अपन ने क्या किया था?
उसको माइनस सेल्वेज वैल्यू नहीं किया था, बट एक्चुअली मिल तो रहा ही है। करो, लेस कर दो। अच्छा, अब मैं इसको चाहूं तो यहां पर भी लेस कर सकता हूं, कॉस्ट कम कर सकता हूं, या फिर क्या हो सकता है, लीज रेंट का भी तो पार्ट मान सकता हूं कि लीज रेंट मुझे लास्ट में 15th ईयर में एक गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू मिला, वो भी तो मान सकता हूं। लेकिन मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है, यहां मानना या वहां मानना? मैंने कहा वहां मानूंगा तो पंगे, फालतू में कंफ्यूजन बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि वहां मानूंगा तो वहां मेरे को अभी तो अगर मैं नहीं मानता हूं तो क्या होगा, x 1.2x और 1.5x, पहले 5 साल, अगले 5 साल और आगे के 5 साल, वरना क्या होगा वहां पे साथ साथ में उसको और कंटिन्यू करना पड़ेगा मेरे को। तो बेटर है कि वहां इनकम मानने के बजाय यहाँ क्या कर लो, यहां में से लेस कर दो। ओके, तो लेस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज, यहाँ पे कॉस्टिंग कम कर लो, एक ही बात है। तो अपने को फॉर्मेट यही रखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज वैल्यू कितना मिलेगा, 8 लाख रुपए। हाँ जी, 8 लाख रुपए। लेकिन एक बात बताओ, 8 लाख रुपए कब मिलेंगे, 15वें साल। तो पी फैक्टर किसका लगेगा, 15 ईयर का। लेकिन एक और बात बताओ, जब भी एसेट बेची जाती है, सैलवेज वैल्यू मिलती है, तो प्रॉफिट और लॉस को देखा जाता है। तो क्या यहां पर टैक्स पे हो किया जाएगा, बोलो अनुष्का, मोनिका, थोड़ा रुको, क्या यहां पर टैक्स को कंसीडर किया जाएगा? सर आपने बताया था एसएलएम जब होता है ना, तो जितना रेजिडुअल वैल्यू बचता है वही सैलवेज वैल्यू होता है, वही सेल वैल्यू होता है, इसलिए ये टैक्स नहीं होता है। लेकिन एक बात सोचो, एसएलएम था, सैलवेज वैल्यू था 8 लाख रुपए, फिर भी आपने क्या किया था, फिर भी आपने पूरा का पूरा 24,60,000 रुपया क्या कर दिया था, राइट ऑफ, डेप्रिशिएट कर दिया था कि नहीं कर दिया था? इन 15 साल में पूरा का पूरा 24,60,000 खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब आपकी बुक वैल्यू कितनी बची है, 0। अब आपकी बुक वैल्यू कितनी बची है, 0। और अब आप उसे बेच कितने में रहे हो, 8 लाख में। तो ये 8 लाख पूरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 8 लाख रुपए पूरे प्रॉफिट होंगे। तो इस प्रॉफिट पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो आप इस 8 लाख को क्या करोगे, आफ्टर टैक्स करोगे कि सर 8 लाख रुपए आ तो रहे हैं, लेकिन 35% इस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ओके, अब मल्टीप्लाई करो 15th ईयर के पी फैक्टर से, 0.239, ये रहा, किया था ना कैलकुलेट यहाँ पे 0.239, बस कितना आ रहा है, 124,280, 124,280। ओके, 124,280। ओके, राशिका, मोनिका, भावना, अनुष्का और हर्षिता, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ बोलो। सर ये टैक्स आपने मतलब इसका हटाया है? हाँ, टैक्स क्यों लेस किया ऐसा? यस सर, ओके, क्योंकि सैलरी वैल्यू कभी करते नहीं थे। सेल्वेज वैल्यू तो करते थे ना, हम तो करते थे जब जब सेल्वेज वैल्यू मतलब क्या है, सेल वैल्यू, राइट? यस सर, वो लास्ट में अच्छा, तो आपने कितने में बेचा इसका मतलब, 8 लाख में। 8 लाख। आपकी बुक वैल्यू कितनी है एक बता दो उन फ्लैट्स की? बुक वैल्यू तो सर 24,60,000 को डिवाइड करते रहे हैं, मतलब 24,60,000 था ना, उस पर आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाते गए, लगाते हाँ, गए, तो वो लगाते तो लगाते गए, 15 साल बाद उसका बुक वैल्यू कितना बचा, 0। 0। अब 0 वाली तुम्हारी बुक्स में वो 0 वैल्यू पे है। अब 0 वाली चीज को तुम 8 लाख में बेचोगे तो प्रॉफिट तो शो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सर बेसिकली इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं ना 8 लाख का? तो हाँ, बेसिकली 8 लाख का प्रॉफिट है ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेकिन 8 लाख मिला, कैश इनफ्लो, पहले तो कैश इनफ्लो देखा जाता है, तो 8 लाख आए Yes, sir. आपके पास कैश इनफ्लो। फिर हमने देखा अच्छा 8 लाख का अपने को क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट पर टैक्स पे किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो टैक्स Yes, पे sir. किया जाता है 35%, टैक्स पेड इज द आउटफ्लो। तो या तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करो, वो इनफ्लो और ये टैक्स जो पे हो रहा है वो आउटफ्लो, टैक्स पेड इज द आउटफ्लो। या फिर क्या कर दो, सिंपली 8 लाख पे पूरा टैक्स लगाना था तो 8 लाख को क्या कर दिया, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। याद करो अपना कैपिटल बस्टिंग वाला चैप्टर,
उसमें जब भी रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आता था या टर्मिनल वाला जो सेक्शन आता था, उसमें जब भी हम सेल्वेज वैल्यू लिखते थे तो लिखा करते थे इनफ्लो के नाम पे क्या, सेल्वेज वैल्यू, और फिर हम उस पे क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस को देखते थे और टैक्स पेड, प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स पेड और लॉस हुआ है तो टैक्स सेविंग देखा करते थे, ठीक है ना। और टैक्स, हाँ, प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया था, फुल वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया गया था, तो बुक वैल्यू कुछ नहीं बचा। अब बुक वैल्यू अगर कुछ नहीं बचा तो भैया अगर 8 लाख में बेचोगे ऑब्वियसली तो तुम्हारा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ, उस 8 लाख पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा 35%। डन। इससे जो लास्ट क्वेश्चन था ना, इससे जो लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा था, चलो क्वेश्चन में देख लेता हूं, ऐसे तो कहां मिलेगा, यहां पे है क्या ये, हाँ, इसके अंदर क्या था, सेल्वेज वैल्यू था ही नहीं। आगे और क्वेश्चन आता है, मान लो अगर आप सेल्वेज वैल्यू को कंसीडर करते हो, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर ये नहीं बोलते कि फुल कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, 24,60,000 माइनस 8 लाख, माइनस 8 लाख करके फिर उसको 15 सालों में राइट ऑफ करते हैं। तो उस केस में क्या होता, डेप्रिसिएशन कम लगता, टैक्स सेविंग भी फिर क्या होता, कम हो जाता अपने आप। डेप्रिसिएशन कम लगता है कि नहीं लगता, हाँ सर डेप्रिसिएशन कम लगता, टैक्स सेविंग भी कम हो जाता। अच्छा फिर उस केस में क्या रहता, 15 साल बाद बुक वैल्यू बच जाता कितनी, 8 लाख रुपए। फिर अगर आप बाद में जब सेल्वेज वैल्यू 8 लाख ही कंसीडर कर रहे हैं तो फिर उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया उतना, आपने क्लेम नहीं किया तो 15 साल बाद आपकी बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी, 8 लाख बच जाएगी। अब 8 लाख अगर आपकी बुक्स में बुक वैल्यू बची हुई है और आप बेचते भी 8 लाख में ही हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है, तो उस केस में यहां पर आपको आफ्टर टैक्स नहीं करना पड़ेगा। सबको समझ में आया क्या, ऑनलाइन वालों आपको समझ में आया क्या, बोलो ये वाली चीज जो मैंने बोली कि अगर इस 24,60,000 में से आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते टाइम माइनस कर देते 8 लाख और फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती तो अपने आप बुक वैल्यू 15 साल बाद 8 लाख बच जाता और सेल्वेज वैल्यू जब 8 लाख ही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो ऑनलाइन, मैं इस फाइनल आंसर को लिख देता हूं 2029655, ठीक है 20655, अगर 4 लिया तो 6 आ जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके अनुष्का कोई समझ में आया दिखता है, बाकी के लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, ऑनलाइन कोई डाउट है तो वैसे पूछो। भावना समझ में आ गया, मोनिका समझ में आ गया, ओके दिव्या। तो सिंपली मैंने क्या किया, मेरे पास, अब मैं वापस स्टोरी सुनाता हूं। ओके राशिका, मैंने क्या किया, इलाइट बिल्डर्स हूं मैंने क्या किया, कोई फॉरेन एम्बेसी आया और उसने कहा मैं लैंड प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप इस पे फ्लैट कंस्ट्रक्शन करवा दो। मैंने कहा ठीक है जी, तो लैंड की कॉस्ट मेरी नहीं लगने वाली। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, 24 लाख रुपए मेरे कंस्ट्रक्शन पे लग जाएंगे। क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये 24 लाख क्या मान लेना, अभी के अभी लग गए। ओके मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ही है। रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा 2.5%, वो कंसिडर कर लोगे, वो भी लग गए 60,000। फिर मैंने कहा अच्छा 14वें और 15वें साल में 14th और 15th ईयर में क्या लगेगा, रिपेयर का खर्चा लगेगा। मैंने कहा रिपेयर का जो खर्चा लगेगा उस पर तो टैक्स सेविंग भी तो होगा। मैंने कहा हाँ क्यों, क्योंकि ये जो दो एक्सपेंसेस है ये तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस है, तो इस पर तो हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सेम ईयर पीएनएल में ट्रांसफर होके खत्म हो जाते हैं, तो सेम ईयर 14th और 15th ईयर के आपके क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा। तो इसलिए रिपेयर का खर्चा पे क्या करना था, आफ्टर टैक्स लेना था, और फिर उसको 14th और 15th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था ताकि वो प्रेजेंट वैल्यू में आ जाए। फिर मैंने देखा अच्छा ये तो हुई, खर्चा क्या क्या हुआ, अब इनकी वजह से क्या क्या टैक्स सेविंग इनफ्लोज वगैरह अलग से। मैंने कहा हाँ वो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, उस डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होगा। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन वाले ने बोला था पूरा राइट ऑफ कर देना, फुल कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, तो मैंने पूरा 24,60,000 रुपए, 24 लाख नहीं 24,60,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। 24,60,000 को पूरा 15 साल में मैंने राइट ऑफ कर दिया। ओके अब डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग निकाल के उसको क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 15 साल का मामला था। फिर मैंने देखा और कुछ फायदा मिलने वाला है कि, मैंने कहा हाँ 15 साल बाद क्या मिलेगा, 8 लाख रुपए सेल्वेज वैल्यू मिलेगा। अब 8 लाख रुपए सेल्वेज, मैंने कहा यार मैंने तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब मेरी एसेट में बुक वैल्यू 0 है। अब 8 लाख में अगर बेचूंगा तो मेरे को पूरा 8 लाख का प्रॉफिट भी होगा, उस प्रॉफिट पर क्या देना पड़ेगा, 35% टैक्स देना पड़ेगा।
तो ये जो सैल्वेज वैल्यू इसको मैंने क्या कर दिया, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहता तो अलग अलग भी दिखा सकता था कि सैल्वेज वैल्यू मिला 15th ईयर में, दैट इज द इनफ्लो, और उस पर टैक्स देना पड़ा, दैट इज द आउटफ्लो। प्रॉफिट पर टैक्स पेड ऑन द प्रॉफिट। क्लियर है वाली चीज? अगर ऐसा होता ना, मान लो मेरी बुक वैल्यू बच गई 1 लाख और अगर मैंने बेचा उसको 8 लाख में, तो फिर मैं अलग अलग दिखाता कि 8 लाख तो मेरे को मिल गया और 8 लाख माइनस 1 लाख 7 लाख का प्रॉफिट, उस 7 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स पे कर दूंगा। सिंपल। क्लियर है वाली चीज? तो जैसा माइंडसेट मैंने बोला ना, कभी तो डायरेक्ट आफ्टर टैक्स बना लो, कभी क्या कर दो अलग अलग लिख दो कि भैया इनफ्लो इतना, उस पर टैक्स पेड इतना। तो जैसा क्वेश्चन दिमाग में आए, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। डन। बोलो यहां तक हुआ क्या? ओके। अब मुझे इसको किसके इक्विवेलेंट लेकर आना है? लीज रेंट के इक्विवेलेंट लेकर आना है ना, कि ये तो देखना है कि लीज रेंट कितना चार्ज करूं। तो चलो करते हैं, लीज रेंट के बराबर लेके आते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। अब अपने को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज कैश इनफ्लो इन लीज। आज ये 2 ही क्वेश्चन कर लेंगे ताकि तुम एक बार इनको घर पे समझ सको। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज। अब लीज में क्या बोला था, पहले 5 साल कुछ अलग, फिर 5 साल कुछ अलग और फिर 5 साल कुछ अलग। बाकी तो कोई आइटम अंदर नहीं छोड़ा ना, बाकी तो हर एक आइटम को अपन ने उसी में डाल दिया ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है ना? इसी चीज को कुछ मॉड्यूल वाले या कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं, जो हमने आइटम वहां लिखे वो लीज रेंट में डाल देते हैं, उससे कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है। अपन ने क्या कर दिया, उसको वहीं पे डाल दिया। ओके, तो अभी बस लीज रेंट बचा है सर, और कुछ नहीं बचा। इस लीज रेंट पर टैक्स सेविंग भी होगा कि नहीं होगा? हाँ, और सर लीज रेंट अगर हमारी इनकम है तो टैक्स पेड की बातें करेंगे। अगर लीज हमारे लिए खर्चा है, अगर तुम लेसी हो तो तुम लीज रेंट मुझे दोगे, लीज रेंट मुझे दोगे तो तुमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम लेसर हो तो लीज रेंट तुम कलेक्ट करोगे, वो तुम्हारी इनकम है तो उस इनकम पे टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो तुम लीज रेंट कलेक्ट कर रहे हो ना, लाइट बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो लीज रेंट तुम कलेक्ट करोगे तो 35% तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितना हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन लीज कितना, ईयर 1 to 5 सेम है, 6 to 10 सेम है और 11 to 15 सेम है। लीज रेंट आफ्टर टैक्स देख लूं क्या डायरेक्ट? ओके, लीज रेंट आफ्टर टैक्स, लीज रेंट आफ्टर टैक्स कितना लीज रेंट चार्ज किया जा रहा है? सर लीज रेंट लिया जा रहा है x पहले साल में, फिर 1.2x और फिर 1.5x। नॉर्मल का 120% और नॉर्मल का 150%। ओके, ये तो लीज रेंट आप चार्ज कर रहे हो, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा सर, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, इनटू 1 माइनस टी। ओके, लीज रेंट आफ्टर टैक्स ये आ जाएगा कितना, 0.65x 78x 0.975। करेक्ट है? अब आप क्या करोगे, पी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कौन सी रेट से 10% ना, 0.909 0.826। अरे नहीं सर, ये 1 to 5 का टोटल होगा। करो यहाँ पे 1 to 5 का टोटल, यहाँ पे 6 to 10 का टोटल और यहाँ पे 11 to 15 का टोटल। जल्दीबाजी में करोगे तो ये गलती होने का चांस रहेगा। तुमने कर भी दिया, पहले 5 का कितना 3.79। ओके, जीरो के, हाँ 0 हो जाए 1 हो जाए कुछ भी हो सकता है।
करो कैलकुलेट, बताओ आराम से। हाँ जी, पहले 5 साल तो करेक्ट आ रहे हैं 3.79। अगले 5 साल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर हम? अगले 5 साल सर 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू ये पहले 5 साल आ गए, जिसके जीडी था उसने जीडी प्रेस कर दिया होगा। ओके, अगले 5 साल कैसे आएंगे? 6 to 10 एक बार इक्वल्स टू 6th ईयर का m प्लस, 7th ईयर के लिए इक्वल्स टू m प्लस, 8th ईयर के लिए इक्वल्स टू m प्लस, 9th ईयर के लिए इक्वल्स टू m प्लस, 10th ईयर के लिए इक्वल्स टू m प्लस, और फिर MRC। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 9 और 10 का टोटल हो क्या आ जाएगा? देखो कितना आ रहा है, 6.144। नहीं, चेक करो कितना होगा। नहीं, 1 से लेकर 10 तक तो 6.144 हो जाएगा, उसमें से 3.79 हटा दो। देख, 5 साल तक तो मैंने M प्लस किया ही नहीं ना। हाँ, उसके बाद मैंने किया तो मेरे को क्या करना था? 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर और 10th ईयर का क्या करना था? पी फैक्टर का टोटल करना था। तो 6th ईयर का जो आया उसको भी M प्लस में डाल दिया, 7th का आया उसको भी M प्लस में डाल दिया। इस तरीके से मैंने किया 2.3537। या फिर दूसरा तरीका क्या, 10 सालों का करो और उसमें पहले 5 वाले जो आपका आ गया था 3.79 को लेस कर दो। आपके 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना, उसमें से 3.79 लेस कर देते तो उतना आ जाता। ठीक है, तो 2 तरीके थे। अच्छा, ऐसे ही 11 to 15 वाला भी कर दो। ओके, खुश? 1.462 बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। समझ में आया क्या क्यूमुलेटिव फैक्टर? हाँ जी, तो मेरे को 1 to 5 का क्यूमुलेटिव अलग करना था, 6 to 10 का क्यूमुलेटिव अलग करना था और 11 to 15 का क्यूमुलेटिव अलग करना था। तो हर्षिता कितना आया बोलो? नहीं आया? अच्छा, 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 अब करो। नहीं, अब एक काम करो, 1 to 15 का टोटल कर दो, क्यूमुलेटिव करो, करो कितना आता है। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू करके क्यूमुलेटिव करो कितना आता है, चेक करो। हाँ, कितना आया? 7.60। उसमें से दोनों माइनस कर दो। हाँ, क्योंकि एक तो 1 to 5 का है, एक 6 to 10 का है, ये दोनों माइनस कर दो। कितना आया? आ गया, ये लिख दो बस। इससे क्या हुआ, आपने पहले टोटल 15 का निकाला, उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, 1 to 5 वाला माइनस कर दिया, और माइनस क्या कर दिया? 6 to 10 वाला भी माइनस कर दिया। तो अपने आप क्या बच गया? 11 to 15 वाला बच गया। तो एक तरीका तो ये, या फिर दूसरा तरीका क्या कि आप कैलकुलेटर जब चलाओ 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू, पहले 10 साल तक तो कर लो, मुझे उससे को तो कोई लेना है नहीं। 11th ईयर से जब आप इक्वल टू करो तो m प्लस, उसको मेमोरी में ऐड करते चलो। 12th ईयर का पी फैक्टर m प्लस, 13th ईयर का पी फैक्टर m प्लस, 14th ईयर का पी फैक्टर m प्लस, 15th ईयर का पी फैक्टर m प्लस, और फिर जैसे ही MRC करोगे ना, ये 11 to 15 वाले आपके ऐड हो जाएंगे। अभी समझ में आया? पक्का? ठीक है, ओके। तो ये कितना लिखूं मैं? 1.462 डन। ओके, 2। चलो बताओ, एक सेकेंड। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पहले वाले का कितना बताया? 2.4635। ओके, दूसरे का 1.83586।
ओके, फिर तीसरे वाले का 1.5 से कर दिया, तब क्यों? अच्छा 4615 से किया, मेरी भी इच्छा तो वही थी, सब लोगों ने 462 बताया तो मैंने भी 462 लिख दिया, कोई बात नहीं है। हाँ तुम तो 4615 से बता दो कितना आ रहा है। 1.4249625। ओके, अभी इसका टोटल बता दो। नहीं टोटल गड़बड़ आ रहा है, टोटल चेक करो वापस। ये किससे आया है? 4615 से लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जीटी गड़बड़ है। हाँ अच्छा वापस बताओ कितना आ रहा है? गलत है, वापस चेक करो। अगर आप 4 डिजिट तक लोगे ना तो थोड़ा फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसमें। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी किया। हाँ 5.725 अराउंड, 5.725 अराउंड। 5.725। हाँ जी 724348। हाँ जी 725। ओके ओके भावना अनुष्का 5.725। कितना भी है थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में आएगा, वो चलने दो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, उसका कोई अपने को हेडेक नहीं पालना। 5.725। ओके, अब आप बताओ अब क्या करें सर? हेंस इक्वल लें, चलो करो इक्वल। हेंस 5.725 x को मुझे किसके बराबर लेकर आना है? मेरे आउटफ्लो के बराबर, 2029,655, 2029,655 के बराबर लाना है। सो x का अमाउंट कितना आ जाएगा? 3545, 354524। ओके तो 5 कर दूं? हाँ कर दो। 3,54,525, ठीक है। ओके अनुष्का, राशिका, ठीक है, 3,54,525। ये लो सर, लीज रेंट आ गया है। कौन से साल का है? अभी तो एक्स आया है 1 to 5 ईयर का। और ये कितने फ्लैट का है बताओगे? ये कितने फ्लैट का है? ये एक फ्लैट का है कि 6 फ्लैट का है? सर ये तो टोटल लीज रेंट ही है एक्स, तो ये टोटल 6 फ्लैट का है, तो पर फ्लैट कितना होगा? सो लीज रेंट पर फ्लैट 3,54,525 डिवाइडेड बाय 6। उसने पूछा था पर फ्लैट पर एनम पूछा है, पर फ्लैट पर एनम। हाँ उसने पर फ्लैट पर एनम, अभी एक्स आया है चलने दो। हाँ ये तो पर एनम ही है तो पर एनम ही, बट 6 फ्लैट का है। पर एनम कैसे है सर? हमने पर एनम ही कंसिडर किया था, तभी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? क्यूमुलेटिव फैक्टर से। ये एक्स 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 हमको कब मिल रहे हैं? इन 5 साल में मिल रहे हैं। तो ये जो टोटल 6 फ्लैट से हमारी इनकम कितनी है? एक्स। फिर हमने देखा टोटल 6 फ्लैट से हमारी लीज रेंट कितना है? 1.20x हर साल। फिर टोटल 6 फ्लैट से हमारा रेवेन्यू कितना है? 1.50x हर साल। ओके हर साल। तो बताइए पर एनम तो आ गया, चलो कितना है डिवाइड करके? 590, रुको एक सेकंड पेन नहीं चल रहा, 59087.5 ऐसा, 59087.5, ये लो जी, ये आ गया पर फ्लैट। अब आप हर साल का अलग अलग बता दो और क्या। हाँ जी कितना कितना चार्ज करोगे? ठीक है, तो पहले x यही रहेगा। अगले ने पूछा गया मुझसे, ये भी देख लो। अरे सर आंसर आ चुका है, अगले ने हमसे पूछा क्या है? नॉर्मल लीज रेंटल, और नॉर्मल का तो ये 120% और ये 150% है। नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल हमने निकाल दिया।
अगर नॉर्मल नहीं पूछता तो हम क्या करते इसको आगे 1.2 और 1.5 से मल्टीप्लाई करके फिर बता देते, बट अपने से नॉर्मल पूछा है तो ये लो जी यहां लिख दो नॉर्मल लीज रेंटल पर फ्लैट। हो गया काम। हो गई सभा समाप्त। क्या दोनों क्वेश्चन फिर से रिवाइज करवाऊं या समझ में आ गए? इसको तो आ गए, इसको हाँ ऑनलाइन वालों एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ, सुनो मैंने आज क्या पढ़ाया। मैंने आज ब्रेक इवन लीज रेंटल पढ़ाया है। ब्रेक इवन लीज रेंटल क्या होता है सर? एक ऐसा लीज रेंट का अमाउंट जहां पर हमें क्या हो, जो हमारे बाइंग ऑप्शन के बराबर हमको बेनिफिट दे रहा हूं, बाइंग ऑप्शन के बराबर हमको बेनिफिट दे रहा हूं। अगर हम लेसी हैं तो हम ये सोचेंगे कि बाइंग में हमको कितना खर्चा पड़ रहा है उतना ही खर्चा हमको लीज में पड़े, इसलिए लीज रेंट कितना पे करना है, लीज रेंट कितना पे करना है। क्लियर है वाली चीज? ओके। और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने को क्या देखना है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हम खरीदेंगे एसेट और फिर लीज पे देंगे, तो खरीदने पे कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए एटलीस्ट कितना लीज रेंट में सामने वाले से कलेक्ट करो। समझ में आया? ओके। तो ये अपने को देखना था। तो मैंने कहा इसमें अपने को करना क्या होता है सर? इसमें अपने को एक्स मान लेना होता है लीज रेंट को, क्योंकि लीज रेंट ही तो कैलकुलेट करना है। और किसके इक्विवेलेंट लेकर आना है? उसको कैश आउटफ्लो इन द बाइंग ऑप्शन के अंदर लेकर आना है। अब बाइंग तो दोनों को ही करनी पड़ेगी, लेसी होगा तो भी वो बाइंग ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, और अगर वो लेसर है तो भी उसको बाय करके ही लीज पर देना पड़ेगा। तो मुझे लीज रेंट जो एक्स मान के उसको किसके बराबर लेकर आना है? कैश आउटफ्लो अंडर द बाइंग। ओके। फिर मैंने कहा फोर्थ क्वेश्चन जैसे था, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहानी थी? 3 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, 300 लाख रुपए। तो वो बंदा आया, उसने कहा कि भैया देखो 300 लाख रुपए की एसेट है, तुम मुझे लीज पर दे दोगे क्या? तो वो बंदा सोच रहा है, कौन? लीजिंग कंपनी की, इसको लीज पे दूं तो एटलीस्ट कितना लीज रेंट कलेक्ट किया जाए। तो लीज रेंट 3 साल का लीज था, 3:1 की रेशियो में कलेक्ट हो रहा था। टैक्स रेट उसका 35% था और चाहता क्या था वो 12% कमाना। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं थी, तो हमारे लिए बहुत आसान था फोर्थ क्वेश्चन। तो हमने क्या कहा, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हमने कहा अगर हम बाय करते हैं, लीजिंग कंपनी थी वो फेयर, जो भी नाम था फेयर फाइनेंस, वो कह रही है कि अगर मैं मशीन खरीदूं तो कितने पड़ेंगे अभी? 300 लाख रुपए। और 300 लाख रुपए खरीद के मेरे को क्या करना है? उसको लीज पे देना है। 300 लाख तो लगेंगे, लेकिन उस पर हर साल डेप्रिसिएशन भी तो मुझे ही मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स सेविंग होने वाला है वो मेरे लिए इनफ्लो हुआ। अब टैक्स सेविंग तो हर साल होता है, अब हर साल होगा तो कितने साल की कहानी है? 3 साल की कहानी है, तो 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द इनफ्लो। तो मैंने बस इतना सा कर दिया कि भैया 300 लाख लगेंगे, लेकिन हर साल टैक्स सेविंग होगा, जिसकी वजह से मेरे को 84.07 का फायदा भी होगा। तो मेरा नेट आउटफ्लो कितना गया? 215.93 लाख। यहां पे मेरे को कोई इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, मैंने कोई बोरो करके बाय नहीं किया, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, तो मैंने वो भी लेस नहीं किया। अच्छा, फिर मेरे को इसको किसके बराबर लेके आया था? अब मेरे को लीज रेंट कलेक्ट करना है। लीज रेंट कलेक्ट करने का तरीका क्या? 3:1, तो मैंने मान लिया 3x, 2x और x। अब अगर मैं लीज रेंट कलेक्ट करूंगा, मेरी इनकम है तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने कहा 35% तो टैक्स ही लग जाएगा, तो मेरे पास बचेगा कितना? 1.95x, 1.30x और 0.65x। और मैंने कौन से ईयर से रिलेट कर रहा था उसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया, और अब मेरे पास x का वैल्यू आ गया 66.64। तो मैंने बोला अच्छा, अब मेरे को लीज रेंट कितना चार्ज करना है? 1 2 3 3x 2x x, और x के मल्टीप्लीकेशन में कर दिया मैंने। डन? मुश्किल था? नहीं। फिर इस क्वेश्चन में क्या था? इलाइट बिल्डर्स वाला, ब्रदर्स ही आ रहा था, इलाइट बिल्डर्स। ये क्या बोल रहा था? इसके पास एक फॉरेन एम्बेसी वाला आया, उसने कहा लैंड हम दे देंगे। मैं कहा अच्छी बात है, मेरे पास से नहीं लगने वाला, कंस्ट्रक्शन तुम्हारा है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तुम्हारी है, रिपेयर 14th और 15th ईयर में तुम्हारा है, हम तुमको 15th ईयर बाद 8 लाख रुपए दे देंगे। लीज रेंट जो देंगे वो तो देंगे ही देंगे, और 15th ईयर बाद में आपको 8 लाख रुपए भी दे देंगे। मैंने उस 8 लाख को सैल्वेज वैल्यू कंसिडर कर लिया। मैंने उस 8 लाख को क्या कर लिया? सैल्वेज वैल्यू कंसिडर कर लिया। ओके। तो मैंने कहा देखो, अगर सैल्वेज वैल्यू नहीं कंसिडर करता तो वैसे मान लेता कि ठीक है भैया, ये भी लीज रेंटल का पार्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैंने समझाया वो बताता हूं। पहले मैं कहा अच्छा 24 लाख तो अभी लग गए कंस्ट्रक्शन के, वो भी क्वेश्चन ने बोला था कि 0th ईयर में कंसिडर कर लेना तब।
अच्छा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अदर कॉस्ट लग गया, वो भी अभी लग गया, तो 24,60,000 रुपए अभी लग चुके हैं। फिर और क्या लग रहा था, रिपेयर मेंटेनेंस लग रहा था, वो तो 14-15 में लग रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको आफ्टर टैक्स कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स सेविंग मिलेगी, टैक्स सेविंग अलाउड है उस पर। तो मेरे को क्या करना है, कंसिडर आफ्टर टैक्स कंसिडर करना है। तो भाई 4 लाख लगेंगे तो, लेकिन उस पर 35% टैक्स भी तो सेव हो जाएगा, क्लियर है। तो उसको आफ्टर टैक्स लिया और कौन से पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 14th और 15th वाले से। मैं अच्छा ये तो हो गई लगने वाली बात। अब फायदा क्या होगा सर, डेप्रिसिएशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होगा, दैट इज फायदा। फायदे के लिए डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करना है, का पूरा कॉस्ट को आप 15 सालों में राइट ऑफ कर देना। मैंने पूरी कॉस्ट को 15 सालों में राइट ऑफ कर दिया, डन। अच्छा जी, और हर साल का था तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने वो सेल्वेज वैल्यू मेरे को 8 लाख भी मिलने वाले, मैं अच्छा आने दो 8 लाख रुपए। अब 8 लाख आएंगे तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। अगर मैं इसको लीज रेंट मान लेता, मान लो लीज रेंट का ही पार्ट मान लेता, रेजिडुअल वैल्यू मान लेता, तो भी इस पर टैक्स देना पड़ता कि नहीं पड़ता, लीज रेंट पर टैक्स देना पड़ता है ना। अगर मैं इस 8 लाख को यहाँ पे कंसिडर ना करके इसी के अंदर कंसिडर करता और मैं यहाँ पे लिखता 15th ईयर, मेरे को 8 लाख रुपए मिले, तो 8 लाख पे ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 - 0.35 करता कि नहीं करता, करता ना। बट वो चीज मैंने यहाँ पर कंसिडर ना करके वहां पे माइनस कर दी, यहाँ पर इनकम ना कंसिडर करके वहां पे कॉस्ट सेविंग कंसिडर कर दी, क्लियर है। क्यों, क्योंकि मेरे ये बीच में नहीं है, वरना क्या होता, ये 8 लाख इंटू 1 - 0.35 करके यहाँ पे मेरे को फिर अलग से लिखना पड़ता। 8 लाख इंटू 0.65 कितना होता है, देखना 5 लाख, 5,20,000 रुपए होता। तो मुझे फालतू में यहाँ पे क्या करना पड़ता, फिर उस 5,20,000 का पी फैक्टर लगाता 15th ईयर का, और वो जो वैल्यू आता उसको भी साथ साथ में कंटिन्यू करना पड़ता इस इक्वेशन के अंदर। बेटर था मैंने यहाँ पर ना लेके मैंने कंसिडर ही क्या कर लिया, फिर उसको वहां पे ही कंसिडर कर दिया। दोनों में से कुछ भी किया जा सकता था, मैंने वहां पे लेस कर दिया। मैंने कहा अच्छा जी कॉस्ट सेविंग हो गई, 8 लाख मिल जाएंगे, अच्छा लेकिन 8 लाख जो मिलेंगे उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके, तो टैक्स पेड लेस कर दिया, उसको प्रेजेंट वैल्यू में ये वाला अमाउंट आएगा सेम। तो 1,24,280 को मैं क्या कर सकता था, या तो यहाँ माइनस कर दो या फिर यहाँ पर 1,24,280 को प्रेजेंट वैल्यू मान लो। एक ही बात है, हाँ जी सर एक ही बात है। ओके, और लीज पे क्या क्या मिलेगा सर, x 1.2x और 1.5x। ये x क्या था, टोटल लीज रेंट ऑन द 6 फ्लैट, ठीक है। ओके, पर एनम था, हाँ जी पर एनम था, हमने माना था। आप लिख सकते हो अगर आपने लिखना हो तो। ये x क्या था, एज्यूम, जगह नहीं थी तो यहां पे लिख देता हूं, एज्यूम लीज रेंट ऑन नॉर्मल लीज रेंट ऑन 6 फ्लैट्स इज इक्वल्स टू x। 6 फ्लैट पे टोटल लीज रेंट कितना मिलने वाला है, x मिलने वाला है। तो बस अब जो मिलेगा उस पर टैक्स दे देना और बाकी बचा पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना। ये टोटल 6 फ्लैट का अपन बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी टोटल 6 फ्लैट की कंसिडर की, लीज रेंट जो कलेक्ट हो रहा है वो भी टोटल 6 फ्लैट का कंसिडर किया। ओके डन। अब हमारे पास आ गया x का वैल्यू, लेकिन ये x जो लीज रेंटल नॉर्मल लीज रेंटल वो कितने का है, 6 फ्लैट का है। तो एक फ्लैट का कितना, तो 6 से डिवाइड कर दिया। नॉर्मल लीज रेंटल पूछा था, बता दिया, आगे के पूछे नहीं थे उसने मुझसे, तो मैं कहा ठीक है भैया नॉर्मल लीज रेंटल पे खत्म कर दो। क्लियर है वाली चीज, अब समझ में आएगा बोलो, ठीक है। ऑनलाइन वालों बोलो, अनुष्का, भावना, दिव्या, मोनिका, यस सर। ओके, नंदिनी, राशिका, डन। अब रिकॉल भी हो गया एक बार, ठीक है। चलो ओके देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।